सेशन डेप्ट एंड डेफिसिट। जो बातें हमने करनी है ये रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू, पब्लिक प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, सभी की फॉर्मूला फिगर्स ये देखने पड़ेंगे। फिजिकल डेफिसिट चीज क्या है और वो इकोनॉमी को कैसे नुकसान करती है वो पढ़ेंगे। अगर नुकसान करती है तो उसको लिमिट करने के लिए क्या किया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लेके आए, तो उसके टारगेट डेडलाइंस क्या है वो हम समझेंगे। ये जेटली ने ऐसा बोला कि ये डेब्ट मैनेजमेंट करने के लिए हम अलग से एक पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी बनाएंगे, तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता हुई, उसके क्या फायदे हैं। पैरेलल टू दिस इकोनॉमिक सर्वे के जो 3 चैप्टर हैं उसमें क्या बातें की गई, और 14 फाइनेंस कमीशन वो क्या बोल के गई इनके अंदर, ये सारी बातें अब इस सेशन में हम देखेंगे। डेब्ट, जो सरकार को पैसा आता है हमने देखा 3 पार्ट में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिजेंसी। अब ये पब्लिक अकाउंट में से जो पैसा वापस करना है, फॉर एग्जांपल ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होगा या नेशनल स्मॉल सेविंग सिक्योरिटी फंड, तो वो जो पैसा वापस करना है ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड अदर लायबिलिटीज। सेकंड इज कंसोलिडेटेड फंड, इसके जो भी सरकार ने लोन ली है बाहर से वो सारा पैसा यहाँ पे आया होगा, लेकिन उसका जब मुद्दल प्रिंसिपल परत करना होगा, ब्याज परत करना होगा, वो सारी चीजें, तो जो यहाँ से पैसा बाहर दिया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड पब्लिक डेब्ट। और टोटल लायबिलिटी सरकार की पूछी जाए तो क्या होगा, पब्लिक डेब्ट प्लस अदर लायबिलिटीज, मतलब यहाँ से जो निकालोगे और यहाँ से प्लस करके कुल मिला के टोटल लायबिलिटी आपको दिखेगी। अब बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी क्या है। नाम से सीधे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, वहां पे जो खर्चा आता है और जो आमदनी होती है उसके कुछ करो तो आपको मिल जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप डिफरेंस निकालो तो आपको मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू आमदनी में 2 पार्ट हमने देखे थे, टैक्स रिसिप्ट भी होंगी और नॉन टैक्स रिसिप्ट भी होंगी। उसी हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 2 टाइप के बनेंगे, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खैर, तो रेवेन्यू में जो आमदनी हुई और जो खर्चा उसका आप नेट निकालोगे तो आपको मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट। जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी नंबर मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, और एफआरबीएम में कुछ प्रावधान है। खैर, अभी के लिए तो ये दिमाग में फिट करो। एमसीक्यू में परेशान करने के लिए कि ये इसमें नॉन प्लान नहीं गिनते हैं या नॉन टैक्स नहीं गिनते, ये वो कर सकते हैं, तो ये इतना तो सभी याद रख के जाएंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का फर्क, लेकिन ऊपर उसके ऊपर क्या है वो भी याद रखना है आपने। अब रेवेन्यू डेफिसिट तो हमने समझा कि इनकमिंग मनी और आउटगोइंग मनी का फर्क है, तो उसके अंदर इनकमिंग मनी जो टैक्स और नॉन टैक्स का होगा, कितने आंकड़े हैं यहाँ पे आ गए, और उसका टोटल आप निकालोगे तो पता चलेगा रेवेन्यू रिसिप्ट। और सामने रेवेन्यू जो खर्चे तो प्लान हो गए और नॉन प्लान हो गए, और उसका टोटल निकालोगे तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलेगा। यहाँ पे ये सारे आंकड़े तो ठीक है, बट जो एमसीक्यू में याद करना है, इनकमिंग ये जो रेवेन्यू आ रहा है उसके अंदर टैक्स रिसिप्ट का नंबर बड़ा होता है, नॉन टैक्स कम है, मतलब द टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज हायर देन द नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसी प्रकार आउटगोइंग जो खर्चे में जाता है, तो हमने पहले भी बोला नॉन प्लान में ज्यादा जाता है और प्लान में कम जाता है, और आप इसका नेट निकालोगे तो पता चलेगा कि भाई खर्चा अपना ज्यादा है, सामने आमदनी कम है, तो क्या होगा, स्वाभाविक है डेफिसिट होगी, खाद होगी रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये सारी चीजें इकोनॉमी के लिए खराब है। क्यों खराब है अभी आगे स्लाइड में बताएंगे, अभी के लिए बस कि हाँ खराब है। अगर खराब है तो स्वाभाविक है उसमें आपने कम करना चाहिए, है ना। तो कम करने के लिए सरकार ने कानून बनाया था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इन द ईयर 2003। उस वक्त ये डेडलाइन बनाई गई कि हमने 2008 तक ये अपनी रेवेन्यू डेफिसिट है उसको जीडीपी के 0% एलिमिनेट कर देनी है। लेकिन फिर सरकार को लगा कि यार ये टारगेट तो सेट नहीं हो रहा है, तो 2012 में एफआरबीएम में कुछ सुधार किए गए कि रेवेन्यू डेफिसिट 0 नहीं करनी है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये 0 करनी है। और ये भी 2008 वाली मैटर भूल जाओ, 2015 की 31 मार्च तक में ये काम करना है। तो अब हमने देखना पड़ेगा कि ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट चीज क्या है। हमने देखा कि रेवेन्यू डेफिसिट आप कैसे काउंट करते थे कि रेवेन्यू में आमदनी और रेवेन्यू का खर्चा और ये नेट निकाला। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने देखा, आप याद करो कि खैरात में जो आता जाता है पैसा वो भी हमने देखा था रेवेन्यू पार्ट में काउंट करते थे, है ना, ग्रांट वाला पैसा। सरकार ये लॉजिक लेके आई कि हमने अगर राज्यों को ग्रांट में पैसा दिया हो लेकिन कोई कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए स्कूल बिल्डिंग हॉस्पिटल वगैरह, तो फिर वो पूरी मैटर, वो सारा पैसा यहाँ पे हमने खाद में नहीं गिनना चाहिए। तो ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एसेट, उतना मैटर आप रेवेन्यू डेफिसिट से वो निकाल दो, तो आपको क्या मिलेगा,
इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अपनी ये रेवेन्यू डेफिसिट और उसमें से राज्यों को जो कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए ग्रांट दिया गया उतना पैसा आप माइनस करो तो जवाब मिलेगा ईआरडी कितना है, इतना है। अब एफआरबीएम ने बोला कि इसको भी जीडीपी के 0% करना है, तो स्वाभाविक है हमने जीडीपी निकालना पड़ेगा। अब जीडीपी कौन निकालता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ। जीडीपी के 2 नंबर होते हैं, एक तो जीडीपी एब्सोल्यूट फिगर कि इतने करोड़ रुपए की गुड सर्विसेज वगैरह है ना, तो वो कितना करोड़ में है इतना। एंड सेकंड इज ग्रोथ रेट कि पिछले XYZ साल में अपना यहाँ इतना प्रोडक्शन हुआ है और आज के साल में इतना हुआ है, तो कंपेरेटिवली परसेंटेज वाइज कितना बड़ा या कम हुआ, दैट विल बी द ग्रोथ रेट। तो मतलब 2 फिगर हुए, एब्सोल्यूट भी और परसेंटेज भी। यहाँ पर सबसे पहले हमने आंकड़े जो निकाले हैं, परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालना हो तो कोई पिछला एक साल चाहिए जिसके अनुपात में कि मैं क्लास 10 में था, उससे हाइट मेरी अभी इतनी है तो ये इतना परसेंटेज राइज हुआ। उसी प्रकार पहले सीएसओ ऐसा गिनता था कि 2004 में जीडीपी एब्सोल्यूट करोड़ में कितना है कंपेयर टू दैट आज के साल में कितना है, वो डिवाइड करो और आपको ग्रोथ रेट मिल जाता था। फिर सीएसओ ने बोला कि नहीं, ये बेस ईयर अपन चेंज करके कर देंगे 2011। खैर, तो ये बेस ईयर चेंज करने से आपको कहाँ दिखेगा? परसेंटेज वाले में। एब्सोल्यूट तो जो अपनी औकात के हिसाब से बनना है उतना ही बने, है ना। तो भारत देश की अपनी जो भी जीडीपी बना एब्सोल्यूट फिगर में 2014 में, ये 2014 भी अभी पूरा तो नहीं हुआ लेकिन खत्म होने की कगार में है और इन्होंने गिनती करके रखी 126,50,000 करोड़ समथिंग। तो ये क्या हुआ? एब्सोल्यूट फिगर। और 2011 में जितने करोड़ हो गए उतने अनुपात में ये कितना ज्यादा है, तो 7.4%, दैट इज कॉल्ड अवर ग्रोथ रेट। उस हिसाब से 2015 का कितना होगा? 2015 तो अभी खत्म भी नहीं, शुरू भी फाइनेंशियल ईयर, तो सीएसओ ने ये कहा है 2014 के अंदर जो फिगर मिली अपने को करोड़ में, उससे ये 11.5% ज्यादा होगा, ऐसा सीएसओ का अनुमान है। 2011 के अनुपात में कुछ और नंबर मिलेगा 7.5 समथिंग, बट यहाँ 2014 के अनुपात में वो इतना 11% से थोड़ा ज्यादा। तो अब मुझे 2015 का अगर जीडीपी निकालना हो करोड़ में तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 2014 की जो फिगर है उसमें 11.5 बढ़ा देने हैं, मतलब 1.115 मल्टीप्लाइड विद दिस फिगर, तो फिर अपने को जवाब मिल जाएगा 141 करोड़ समथिंग, लाइक 141 लाख करोड़, इतना अपना एब्सोल्यूट फिगर में आएगा। खैर, तो हम वापस अपना टेबल अपडेट करें कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तो अपनी ये आंकड़ा अपने को मिल गया और जीडीपी कितना है एब्सोल्यूट फिगर में, ये आंकड़ा भी अपने निकाल दिया। तो अब जो एफआरबीएम में बोला था कि भाई परसेंटेज वाइज 0 होना चाहिए, तो हम परसेंटेज में निकालते हैं। व्हाट इज द ईआरडी एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे डिवाइड करो, जवाब मिलेगा कि पिछले साल 1.8% और इस साल की आप निकालो तो 2.0% मिलेगी। तो मतलब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पहले से परसेंटेज में बढ़ी और एब्सोल्यूट फिगर में भी बढ़ी, 23 थी तो 28 हो रहा है। एफआरबीएम ने क्या बोला था? 31 मार्च तक 0 करना, बट दे फेल। अब इस बात से एक आदमी को मजा नहीं आ रहा है, 14 फाइनेंस कमीशन वाईवी रेड्डी, इसको मजा क्यों नहीं? हमने देखा कि वो 2012 में टारगेट फिट नहीं हो रहा था, तो सरकार वो क्रिएटिव आइडिया लेके आई कि रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, हम तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब कि जो स्वामी विवेकानंद क्या बोल के गए, निशान चुक माप बट नहीं माप नीचे निशान, तो यहाँ उन्होंने टारगेट बोर्ड ही नीचे कर दिया ताकि तीर सुविधा रहे। वाईवी रेड्डी ऐसा बोलते हैं कि ये जो आप इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और बोलते हैं कि भाई राज्यों को ग्रांट में पैसा देंगे और कैपिटल एसेट का होगा तो माइनस करेंगे, इट लीड्स टू क्रिएटिव बजटिंग, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। आप केवल वो टारगेट पेपर पे फिट करने के लिए कर रहे हो, बाकी रियल इकोनॉमी में जो होना चाहिए वो कुछ हो नहीं रहा है। देयरफॉर 14 फाइनेंस कमीशन ने ये बोला कि वो ईआरडी टर्म आप निकाल दो एफआरबीएम से, वापस लेके आओ आरडी रेवेन्यू डेफिसिट, कि एफआरबीएम के अंदर आप ऐसा बोलो कि भाई 1 अप्रैल 2015 तक हम अपनी ये रेवेन्यू डेफिसिट करके ला देंगे 0। ये टारगेट किसने दिया है? 14 फाइनेंस कमीशन। क्या इसको लागू करेंगे? अनलाइकली, इम्पॉसिबल। हमने देखा वो नंबर काफी बड़े हैं। खैर, रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वो बात खत्म हुई। अब बजटरी डेफिसिट बीडी की बात करें। बजट डेफिसिट तो क्या होगा? टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस के बीच कुछ जो आपने निकाला नंबर तो हो जाएगा अपना बजट डेफिसिट। टोटल रिसिप्ट कितनी होंगी अपनी? 2 टाइप की हो सकती है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू में वापस और
टाइप पढ़ेंगे टैक्स एंड नॉन टैक्स। कैपिटल में क्या होगा, डेप्ट एंड नॉन डेप्ट, उधारी में जो आया होगा नॉन डेप्ट वो याद करो, वो लोन रिकवरी और डिबेंचर वाला। तो ये सारा माल आप ऐड करोगे तो मिलेगा टोटल रिसिप्ट कितनी आएगी। और सामने टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर दो टाइप के होंगे, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। और प्लान के अंदर भी हमने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी वापस नीचे आता था प्लान और नॉन प्लान में, उसी प्रकार कैपिटल भी आता था प्लान नॉन प्लान में। तो ये सारे आंकड़े जोड़ के आपको क्या मिलेगा, टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर, और इसको आप नेट निकालोगे तो पता चलेगा जीरो मिला, सरप्लस मिला, डेफिसिट में गया। इतना तो सभी रट्टा मार लेंगे, लेकिन ये जो बाहर है इसको यहाँ वहां जोड़ मरोड़ के फिर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो इस कारण से ये पूरा चित्र याद रखिए। खैर आंकड़े यहाँ पर भी हम वापस अपडेट कर लेते हैं। और जो रट्टा मारो जिंदाबाद, यहाँ पे क्या करना है कि केंद्र सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट्स दे आर हायर देन इट्स कैपिटल रिसिप्ट्स, ये याद रखें आप। और जहां तक एक्सपेंडिचर की बात है तो केंद्र सरकार का नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज हायर देन द प्लान एक्सपेंडिचर। और बजट डेफिसिट कितनी है, आप देखिए इनकमिंग में आ रहा है 177 कुछ चल रहा है, आउटगोइंग में भी वही नंबर दिख रहा है 1777। तो बजट डेफिसिट कितनी होगी, जीरो, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब सवाल होता है ये जीरो कैसे हो गया। वापस याद करो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने देखा अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट हो तो उसे फाइनेंस कौन करता था, कैपिटल अकाउंट का सरप्लस, और वो खड़ा जमा करेगा और जवाब जीरो आएगा। जवाब जीरो नहीं आएगा तो आरबीआई ने इंटरवीन करना पड़ता और फॉरेक्स रिजर्व वाला पूरा जो मुद्दा बन रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवेन्यू में तो डेफिसिट है हमने देखा है ना, तो उस खड्डे को शांत करने के लिए कैपिटल में सरप्लस होना चाहिए। और अगर नहीं हो तो भी जवाब जीरो लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, कहीं से उधारी में पैसा लाओ। और उधारी में आप जो पैसा लाओगे वो आप कहाँ पे गिनोगे, कैपिटल अकाउंट और उसका रिसीव पोर्शन। तो जब एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट वो बनाते हैं तो वो समझ के ही बनाते हैं कि यहाँ पे जो खड्डा है तो सामने उतनी उधारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ जितना माइनस जा रहा है वहां बोरोइंग में प्लस हो जाएगा और जवाब अपना हो जाएगा जीरो। अब जवाब जीरो हो गया तो फिर सवाल होता है तो फिर सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, बुरा काम, ये कैसे पता चलेगा। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी 97 में कंसेप्ट लेके आई फिजल डेफिसिट कि बजट डेफिसिट और उसके उपरांत उसका खड्डा भरने के लिए जो मार्केट बोरोइंग किया गया उसको आप ऐड करो तो जो जवाब आपको मिले क्या बोलोगे उसको, फिजल डेफिसिट। फिजल डेफिसिट मतलब राजकोषीय खात। आंकड़े अब जोड़ना शुरू करें। बजट डेफिसिट तो हमने देखा जीरो जीरो है ना, मार्केट उधारी में कितना लाएंगे इतना पैसा लाएंगे, तो फिर फिजल डेफिसिट क्या होगा, जीरो प्लस दिस इक्वल वो पूरा 5,12,000 जो भी चला है। और यहाँ पर भी, और एफआरबीएम एक्ट के अंदर यहाँ पे भी कि परसेंटेज में इतना कम करना है, तो वापस हम अपने जीडीपी के आंकड़े यहाँ पे रख देते हैं करोड़ वाले, और आप डिवाइड करिए तो डिवाइड करने पर जवाब मिलेगा फिजल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी पिछले साल 2014-15 में क्या था 4.1%, और 2015-16 वो तो अभी खत्म नहीं हुआ बट उसका टारगेट क्या रखा है जेटली ने 3.9%। मतलब पहले से हम अपनी फिजल डेफिसिट कम करेंगे, परसेंटेज वाइज कम करेंगे। एब्सोल्यूट फिगर में देखो बढ़ रही है 51,000 और 55, तो ये एमसीक्यू में ट्विस्ट करें तो आप देख लेना। ग्राफिकली अगर ये देखना हो, ये पावर पॉइंट में गड़बड़ है 97 वर्सेस 2000। यहाँ पे कुछ साल आपको दिखेंगे। जेटली ने बोला है कि मैं 2017 में जाके 3% लाऊंगा, बाकी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 2016 खत्म करने तक आप ला दीजिए। फिजल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इकोनॉमिक सर्वे और 14 फाइनेंस कमीशन ये बोलता है कि आप जो अभी के लिए 2015-16 की कितनी है फिजल डेफिसिट 3.9%, उसको कम करके जेटली तो बोल रहे कि मैं धीरे धीरे करूंगा, फिर 16 में 3.5% और 17 में 3% पे लाऊंगा। ये सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई नहीं, यहाँ पर ही आप मतलब कि 2016 खत्म होने पर, 2016 खत्म कब होगा 31 मार्च 2017 है ना, तो वहां तक आप फिजल डेफिसिट 3.5% नहीं 3% कर दो, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। जेटली का टारगेट यहाँ पर, ये असल में यहाँ पे साल दिखेंगे आपको। ये हो रही है कि मैंने 2013 में बनाया था एमएस ऑफिस और ये यहाँ पे अपना सिस्टम है 2007। खैर इसको फिर आप घर पे वो देख लीजिएगा आपको कौन से साल में क्या ट्रेंड बन रहा था, ये नीचे आपको साल दिख जाएगा। अब और एक कंसेप्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट। बजट डेफिसिट हमने समझा कि उसके ऊपर उधारी में जो पैसा है मार्केट बोरोइंग वो ऐड करोगे तो मिलेगा प्राइमरी डेफिसिट। फिर एक और तिक्रम लेके आए, सॉरी फिजल डेफिसिट। बजट डेफिसिट के अंदर उधारी में जो पैसा जोड़ा मार्केट बोरोइंग तो हमको मिलता है फिजल डेफिसिट। फिर एक और तिक्रम लेके आए कि जो पुरानी सरकारों ने उधारी में पैसा लिया होगा
उसके ऊपर वो लोग जो ब्याज पे कर रहे होंगे वो सारा इसमें से हटा के कुछ नया नंबर हमने फॉलो करना चाहिए। तो मतलब फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड टू बी पेड ऑन द प्रीवियस लोन्स, ब्याज का पैसा आप माइनस करो तो जो मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। अब क्योंकि एमसीक्यू बजट में से क्या निकल सकता है, स्कीम रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन और सेलिएंट फीचर, बाकी सारे तो ऐसे आंकड़ों का असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे ही एमसीक्यू बन सकते हैं। तो वापस यहाँ पे भी रट्टा मारो जिंदाबाद, हम नंबर अपने अपडेट कर देते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इट इज कॉल्ड प्राथमिक घाटा, फिजिकल डेफिसिट इज कॉल्ड राजकीय घाटा, और बाकी के यहाँ पर मैंने सारे आंकड़े जीडीपी के परसेंटेज में सेट कर दिए ताकि तुरंत आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में सेट करने में सुविधा रहे। फिजिकल डेफिसिट हमने देखा, राजकोषीय घाटा किसको बोलते हैं, और बजट डेफिसिट प्लस मार्केट बोरिंग, और उसके अंदर से ब्याज काट दो तो आपको मिलेगा प्राइमरी। तो इन सभी डेफिसिट में सबसे कम क्या नंबर मिलेगा आपको, प्राइमरी डेफिसिट, दोनों केस में। नेक्स्ट हमने देखा था ये रेवेन्यू डेफिसिट, और उसके अंदर से ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन, उसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। सबसे कम होता है पीडी, उसके बाद ये इफेक्टिव रेवेन्यू, फिर रेवेन्यू, और अंत में होता है फिजिकल डेफिसिट। ऑर्डर आप बनाओगे तो इस हिसाब से बनेगा। यूपीएससी वाले वहां तक कभी पूछ सकते हैं। वो एक पैरेलल जो असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा लेते हैं, तो पिछले साल पता नहीं उनके एग्जामिनर काफी मस्ती में आ गए थे। वर्टिकल तो आप याद रख सकते हो, है ना, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसने पूछा कि हॉरिजॉन्टल कहाँ पे कम नहीं हुआ है। ये अगर आप जोड़ना शुरू करो तो पता चलेगा इफेक्टिव कि बजट एस्टीमेट और उसके रिवाइज एस्टीमेट को कंपेयर करने पर कौन सी डेफिसिट कम नहीं हुई है। तो फिर आप देखेंगे तो पता चलेगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये बड़ी है, बाकी सब या तो सेम रही या फिर कम हुई है। तो इतना ट्रिवियल जाके वो पूछ सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट में। क्या इस साल के लिए वो तैयार करना चाहिए? वेल, वो तो आपको आप जितना केपेबल है रट्टा मारने के लिए उतना करो, बाकी भगवान मालिक है, और क्या बोल सकते। फॉर्मूला फिगर हमने देख लिया। अब फिजिकल डेफिसिट खराब क्यों है और एफआरबीएम एक्ट, इतना हम देख लें और फिर ब्रेक लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट खराब क्यों है? जब फिजिकल डेफिसिट आपकी बढ़ती जाएगी तो निवेशकों को ये लगेगा कि ये सरकार और ये इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है। तो सरकार को जो उधारी लेनी हो तो उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की होगी और उस पर वो ब्याज देते होंगे, लेकिन ये निवेशक वो बॉन्ड सस्ते दामों पे बेच के किसी और को निकल जाएंगे। इन दैट केस बॉन्ड यील्ड्स विल इंक्रीज। बॉन्ड का दाम जैसे नीचे जाएगा तो यील्ड बढ़ती जाएगी। यील्ड जब बढ़ती जाएगी तो क्रेडिट रेटिंग जब किया जाएगा, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में ये क्राइसिल, मूडी वगैरह अपना डाउन कर देंगे। तो डाउन करते जाएंगे। वैसे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट ग्रेड के जो बॉन्ड है उसकी बॉटम लाइन पे है, अगर थोड़ा भी अपना रेटिंग माइनस में गया तो जंक स्टेटस हो जाएगा। जंक स्टेटस हो जाएगा तो फिर विदेशी निवेशक दूसरी बार आके खरीदारी करेंगे नहीं, और केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रोना है उसको देख के वो प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी निवेश करने से बचेंगे इंडियन इकोनॉमी में। और जंक स्टेटस का आपका बॉन्ड हो गया तो स्वाभाविक है फिर दूसरी बार आपने अगर उधारी में पैसा लाना है तो निवेशकों को पहले से ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा। सो बोरोइंग, फ्यूचर बोरोइंग बिकम्स एक्सपेंसिव। ये एक एंगल बन गया कि फिजिकल डेफिसिट खराब क्यों है, इस हिसाब से खराब है। सेकंड, अब क्योंकि आपका रेटिंग डाउन जा रहा है, मतलब कि आपकी इकोनॉमी ठीक ठाक काम नहीं कर रही है, तो एफडीआई और एफआईआई के रूप में जो पैसा बाहर से आता था वो धीरे धीरे कम होना लगेगा। ये जब कम होने लगेगा तो आप वापस वो बैलेंस ऑफ पेमेंट याद करो कि करंट अकाउंट तो वहां पे तो डेफिसिट रहेगी, अपने को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है, लेकिन उस खड्डे को भरने के लिए कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होना चाहिए। लेकिन अपना एफडीआई एफआई बहुत कम हो जाए तो स्वाभाविक कैपिटल अकाउंट में उतना सरप्लस बनेगा नहीं, तो फिर आ सकती है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और उसके हिसाब से अपना रूपी विल गेट वीक एंड इन्फ्लेशन, और वो सारे एंगल आप जोड़ सकते हो। तो ये हुई एक मैटर। दूसरी, फिजिकल डेफिसिट मान लो सरकार की हम कम नहीं करेंगे, हम तो जम के स्कीम वगैरह चलाएंगे और जितना उधारी में लेना पड़े उतना पैसा हम उधारी में लेके आएंगे। सरकार उधारी में पैसा कैसे लाएगी? यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसे बहुत सारी इशू की जाएंगी, स्वाभाविक है बाहर के इन्वेस्टर तो मोह भंग हो जाएगा, वो खरीदेंगे नहीं। फिर सरकार शुरू करेगी फाइनेंशियल रिप्रेशन या वित्तीय दमन। इसको ये बोलते हैं कि अपना ये एलआईसी है, ईपीएफओ है, यूटीआई है, यहाँ पे जनता ने पैसा लगाया है, सरकार उन सभी को फोर्स करेगी, उन सभी संस्थानों को, कि आप ये जनता का पैसा शेयर मार्केट और दूसरे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मत लगाओ, आप सारा लगाओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, और उस पे हम हार्डली 8% वगैरह
आपको देंगे। तो मतलब जनता ने पैसा सेव किया, हाँ, बट वो सारा चला गया सरकार में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए वहां से क्राउड आउट हो गया। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अगर पैसा, प्राइवेट कंपनियों को इन्वेस्टमेंट में पैसा मिलेगा नहीं, जॉब एक्सपांशन होगा नहीं, तो बेरोजगारी की समस्या आ सकती है, एक एंगल। दूसरा एंगल, प्राइवेट कंपनियों को निवेश मिल नहीं रहा है और सरकार चाहती है कि उनको भी निवेश मिले, तो क्या करना पड़ेगा फिर? एफडीआई रिलैक्स करो, क्योंकि लोकल जनता का पैसा तो हम अपना फिजल डेफिसिट में लगाएंगे। तो एफडीआई आप रिलैक्स करोगे तो फिर आप वो सारे एंगल जोड़ सकते हो कि वो एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल और वॉलमार्ट, और उसके कारण किराना वालों की रोजगार कम हो जाएगा। तो वो एक एंगल बन सकता है कि फिजल डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट तक कैसे पहुंचाता है आप। एक और बात, फिजल डेफिसिट में भी सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे हम तो ये मुफ्त स्कॉलरशिप और ये पेट्रोल डीजल उतना ही करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में वो काम नहीं करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी डेफिसिट बनी बॉटलनेक आई, तो फिर सरकार बोलेगी ठीक है प्राइवेट कंपनी वाले आप देख लो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये वो करेंगे। इस प्रकार से वो जितने ब्रिज, रेल, रोड सारे बनेंगे, एक प्रकार से प्राइवेटाइजेशन, और वहां पे ज्यादा आपसे चार्ज लिया जाएगा। अब ज्यादा आपसे चार्ज लिया है, आप यहाँ अहमदाबाद से बड़ौदा जाओ और टोल टैक्स में आपसे ढेर सारा पैसा लिया जा रहा है, स्वाभाविक है उतना पैसा चला गया, योर परचेजिंग पावर गोज डाउन। तो आप बाकी ये सारी चीजें जो खरीदते हैं, होटल में जाओगे, वो सारा कम होता जाएगा। तो परचेजिंग पावर गोज डाउन, तो स्वाभाविक है बिजनेसमैन को उतनी डिमांड दिखेगी नहीं, वो अपने एक्सपांशन नहीं, श्रिंकिंग शुरू करेगा, तो वापस बेरोजगारी की समस्या हो सकती है। अनदर एंगल, फिजल डेफिसिट, मान लो कि सरकार एकदम वो जो याद करो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस और उसके बाद जर्मन सरकार की नोटो छाप जिन दो बात, तो यहाँ पर भी इस प्रकार से मॉनेटाइजिंग द डेफिसिट शुरू किया जाए कि जम के नोट छापेंगे और उससे डेफिसिट खत्म करेंगे। तो स्वाभाविक है इस प्रकार से नोट छप रहे हैं, लेकिन सामने ऑनियन का प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी और सब्सिडी वगैरह में ये लोग कटौती कर नहीं रहे हैं। अब आप समझो महंगाई से लड़ना हो तो राजन भाई ने क्या करना पड़ेगा फिर? रेपो रेट को और बढ़ाना पड़ेगा। जब रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा तो सारी लोन, होम लोन, ऑटोमोबाइल लोन, ये सारा क्या हो जाएगा? और महंगा हो जाएगा। तो स्वाभाविक है जनता फिर घर नहीं खरीदेगी, गाड़ियां नहीं खरीदेंगी, तो वो सारे रियल एस्टेट वाले, कंस्ट्रक्शन बिजनेस विल गेट स्लो डाउन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इट विल गेट स्लो डाउन। तो वहां से भी बेरोजगारी की समस्या और बढ़ती जाएगी। और इस एंगल को आप आगे बढ़ाओ तो सोशल हार्मोनी खराब होगी, फिर ऐसे बेरोजगार लोगों को वो आतंकवादी, नक्सलवादी ब्रेन वॉश करके ले जाए, और वो कहां पे, ये एंगल बना अपना। और बात, महंगाई बहुत बढ़ी है, यहां तक तो बात वही कि फिजल डेफिसिट आगे मॉनेटाइज और महंगाई, नोट छापो ढेर सारी और महंगाई बढ़ने लगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो अपना जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव हो जाएगा इन द बैंक और शेयर मार्केट। तो जनता समझदार है, वो क्या करेगी? गोल्ड और रियल एस्टेट में निवेश करेगी। तो वो अगर रियल एस्टेट में जाएगा तो ब्लैक मनी का पूरा इश्यू शुरू होता है। गोल्ड में वो पैसा चला गया तो इट बिकम्स अ डेड एसेट, वो सारा पैसा फिर बिजनेसमैन और उनको मिल नहीं रहा है, तो बिजनेस एक्सपेंशन पहले से कम होगा। और गोल्ड इंपोर्ट अपना बढ़ेगा तो वो पूरा हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखा था, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह, तो ऑयल पहले से महंगा हो जाएगा। और ऑयल महंगा हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको जब तक सब्सिडी दे तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर वहां पर भी उसके कारण पेट्रोल डीजल महंगा और सारी चीजें महंगी, ये एंगल बनेगा। कुल मिलाकर अपनी ये है नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पर टैक्स के नाम पे सरकार मोटर से पानी ऊपर चढ़ा के अपना ये रेवेन्यू की टंकी भर रही है। जब इकोनॉमी खड्डे में जाएगी तो ब्लैक मनी और सारे इशू और बढ़ेंगे, तो ये पाइपलाइन में खराबी आ जाएगी और जो टैक्स में पैसा जाना चाहिए वो बाहर निकल जाएगा एज ब्लैक मनी, और ये पूरी पैरेलल इकोनॉमी और क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ से शुरू हो गई। और यहाँ क्योंकि सरकारी टंकी में अब रेवेन्यू जो पानी पहले से बढ़ना चाहिए उससे कम बढ़ रहा है, तो फिजल डेफिसिट ये बढ़ती जाएगी। और यहाँ से उन्होंने जगह जगह पे कनेक्शन दिए हैं कि अगर बाहर से उधारी में लाए तो ब्याज में वो तो पैसा भरना ही पड़ेगा। सरकार ने अपनी सरकार चलाने के लिए कॉस्ट ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, उसके खर्चे, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के खर्चे, फिर ये सामान्य एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसकी खर्चे मैनेज नहीं कर पाएंगे। फिर वो ये करेंगे कि ये शिक्षा स्वास्थ्य वाले खर्चे धीरे धीरे कम करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर और कुछ अपने कॉर्पोरेट्स को मजा आ जाए, उनको कुछ निवेश मिल जाए, तो एफडीआई और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसा पानी का टैंकर वो बाहर से लाके इसको पुश करने की कोशिश करेंगे। और उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट के एंगल कैसे बन सकते हैं वो भी हमने आगे देखा। ये सारा एमसीक्यू में आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन जब मुख्य परीक्षा, ऐसे इंटरव्यू, जब कुछ याद ना आए और फिर सेट करना हो तो या करंट अकाउंट पे चले जाओ या फिजल डेफिसिट पे मारपीट के यहाँ तक पहुंच गए, फिर आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं पॉइंट सेट करने के लिए। सेकंड थिंग, मुख्य परीक्षा में तो आप जो भी लिखो आप लिख सकते हो, इंटरव्यू तो हमेशा
दोज आर डायनामिक कन्वर्जेशन कि आप कुछ बोलोगे वो काउंटर में कुछ बोलोगे। तो अगर आपको सभी सारे एंगल पता हो तो आप कोई रैशनल जवाब दे पाओगे, वरना फिर हाँ जी सर हाँ वो आपका बात सही है बोल। तो ये उस कारण से थोड़ा दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। खैर, हमने देखा फिजिकल डेफिसिट चीज क्या है और वो इकोनॉमी के लिए क्यों खराब है। अगर खराब है तो स्वाभाविक इसको कम करना चाहिए। कम कैसे करोगे? तो सरकार एक कानून लेके आई, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट। क्या प्रावधान है? 2003 में बनाया तो इन्होंने डेडलाइन फिक्स की कि अपनी रेवेन्यू डेफिसिट वो 0% कर दो 2008 की 31 मार्च तक, और फिजिकल डेफिसिट वो 3% कर दो GDP के 2009 की 31 मार्च तक। लेकिन फिर सरकार को लगा कि ये डेडलाइन मीट नहीं कर पाएंगे, तो 2012 में कानून में सुधार कर दिया। डेडलाइन को एक्सटेंड ऐसे किया कि रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट उसको 0% करेंगे। कब? 2015 की 31 मार्च तक। और हमने देखा कि YV रेड्डी 14 फाइनेंस कमीशन ने इसका विरोध किया कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, आप रेवेन्यू डेफिसिट कम करो बाय दैट टाइम। सेकंड, जो फिजिकल डेफिसिट की बात है, FRBM ने ये बोला कि उसको GDP के 3% आप कब करोगे? तो 2016 जब खत्म हो, 2016 कब खत्म होता है? 31 मार्च 2017 के रोज, तब तक आप करोगे। जेटली ने बोला कि नहीं, तब तक नहीं, उसके एक साल बाद, मतलब 31 मार्च 2018 तक, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 2017-18 में। तो यहाँ पे भी जेटली खुद डेडलाइन अपने हिसाब से कि वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। 2006 में एक आसान सवाल पूछ लिया MCQ में कि FRBM एक्ट इज कंसर्न विथ फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बोथ एंड नाइदर। क्या है जवाब? सी, बोथ। बराबर। ट्विन डेफिसिट ऐसी कुछ आती है। ट्विन डेफिसिट कब होती है? कि जब करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज्यादा हो और फिजिकल डेफिसिट भी ज्यादा हो। अभी के लिए तो वो धीरे धीरे मैनेजेबल लाइन में आ रहा है। अब इसके अंतर्गत फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए बजट में क्या रिफॉर्म्स दिए गए, इकोनॉमिक सर्वे क्या रिफॉर्म्स बोल रहा है, और 14 फाइनेंस कमीशन ये क्या रिफॉर्म बोल रहा है, ये सारी बातें करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।